दोस्तों नमस्ते। आज की क्लास इस टॉपिक की ये लास्ट क्लास है और लगभग ये टॉपिक मैंने कंप्लीट यहाँ से करवा दिया है और आज भी 10% रहेंगे और 10% भी बेहद शानदार है और ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक मैं कल शुरू करूँगा, उसकी सूचना आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैं आज इसकी चौथी क्लास है, ठीक है। जनपद युग इतना बड़ा टॉपिक नहीं था। किताबों में 2 या 3 पेज में समाहित कर दिया जाता है फैक्ट फैक्ट डाल के, परंतु मैंने ऑथेंटिक किताबों से इस टॉपिक को थोड़ा लंबा खींचा है क्योंकि आप बहुत कम ये चीज़ पढ़ पाते हो, इसलिए आपके दिमाग में रहे। स्पेशल ही एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एक आरएस के लिए ये टॉपिक बेहद उपयोगी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा लंबा खींचा है ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और पर्सन कैसे बन रहे हैं वो हल हो जाए। ये चौथी क्लास है और इस टॉपिक की ये आज अंतिम क्लास है, ठीक है। पहला प्रश्न देखना और समझने का प्रयास करना प्रश्नों को, है ना। ये देखो, सालो जनपद जिसका विस्तार अलवर के क्षेत्र में था, इसकी राजधानी क्या थी। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी पिछली क्लास में कि सालो जनपद का जो कुछ क्षेत्र हमें हमारे राजस्थान से लगता है और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, अलवर, अलवर का कौन सा क्षेत्र, उत्तरी भाग, ठीक है। अलवर का उत्तरी भाग हमारे सालो जनपद में लगता है और इसलिए मैंने प्रश्न एक को ऐड कर दिया कि इसकी राजधानी क्या थी। तो राजधानी याद रखना, नलियासर नहीं थी, मर्तिकावती, विराटनगर, सुखपुरा। तो इसकी राजधानी क्या थी, मर्तिकावती थी सालो जनपद की। ये आप अपने कॉपी में स्टार लगा के नोट लगा के ये लाइन लिख लेना कि सालो जनपद की राजधानी किस क्षेत्र को माना जाता था, तो वो थी मर्तिकावती। और सालो जनपद का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है, तो वो अलवर से है। अलवर का कौन सा भाग, उत्तरी भाग हमारे अलवर का कहलाता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है, परंतु आपको दिमाग में रखना है, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अब अर्जुनायन क्षेत्र भी लगता था हमारे राजस्थान में, ये भी हमको पता है। ये क्या आ रहा है, हाँ ठीक है। अर्जुनायन जनपद का विस्तार राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। अब अर्जुनायन जनपद भी है 327 में। हमने मानचित्र के द्वारा मैंने बताया था कि पश्चिम उत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर के आक्रमण के कारण जो पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब का है, सिंध का है, रावी चिनाब नदियों का क्षेत्र था, तो वहां से आक्रमण के कारण क्या हुआ, सिकंदर के डर से कुछ जातियां भागकर राजस्थान की ओर आने लगी थी और राजस्थान आने वाली में अर्जुनायन को भी माना जाता है, ठीक है। तो अर्जुनायन का क्षेत्र विशेष रूप से हनुमानगढ़ गंगानगर में कौन सा था, मैंने बताया था योध्य, मैंने ये चीज करवाई थी। बाड़मेर जैसलमेर में कौन सा था, कोई था नहीं, जांगल प्रदेश था बाड़मेर। मैंने आपको सबसे पहले क्लास में कराया था कि जांगल का प्रदेश बाड़मेर और सिरोही में लगभग फैला हुआ था, ये चीज मैंने बताई थी। और अलवर भरतपुर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अर्जुनायन जनपद का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है, वो अलवर और भरतपुर के क्षेत्र से, ठीक है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सा हो जाएगा, योध्य जनपद हो जाएगा, ठीक है। इतना आप दिमाग में रखना। मिलाने वाला प्रश्न हर बार मुझे लगता है कि बनता है। एक एक तरफ आपके जनपद दे देगा, दूसरी तरफ उसका क्या दे देगा, क्षेत्र दे देगा, ठीक है। एक तरफ दे देगा जनपद, दूसरा उसका दे देगा क्षेत्र दे देगा। तो मिलाने वाला पूछ सकता है या फिर सत्य या असत्य पूछ सकता है, तो आप क्षेत्र जरूर दिमाग में रखना। सालों जनपद कहाँ का क्षेत्र है, अलवर का है, ठीक है। विराट जयपुर और अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है और योध्य गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हाँ ये भी चीज देखो, इसमें देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसमें बाद में क्या होता है। प्रश्न देखो पहले, अर्जुनायन जनपद में किस धर्म का सर्वाधिक बोलबाला था, अर्जुनायन जनपद में सर्वाधिक किस धर्म का बोलबाला था, तो आपको उत्तर करना है बौद्ध धर्म।
अर्जुनायन जनपद पर सर्वाधिक किस धर्म का बोलबाला था? तो वो था बौद्ध धर्म का। परंतु अर्जुनायन पर याद रखना, मालवों और योद्धियों के आक्रमण के कारण, मालवों और योद्धियों के आक्रमण के कारण क्या हुआ था? यहाँ पर बौद्ध ब्राह्मण धर्म का विस्तार हुआ था, ब्राह्मण धर्म का विस्तार हुआ था। परंतु प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्जुनायन जनपद में किस धर्म का सर्वाधिक बोलबाला था? तो बोलबाला का मतलब हो गया कि वहां पर प्रचलन किस धर्म का था, ये थोपा गया था। इनके द्वारा जीत कर, इनके द्वारा जबरदस्ती ये ब्राह्मण धर्म थोपा गया था। परंतु मूलतः वहां पर किस धर्म का बोलबाला था? तो वो बौद्ध धर्म का बोलबाला था। ये आप दिमाग में जरूर रखना, ठीक है। कहीं ये थोड़ा अनएप्लाइड प्रश्न है, परंतु कहीं परीक्षा में बन जाए तो दिमाग में आप रखना, भाई इतना हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ी सी 2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अगला प्रश्न देखो। अब देखो कुछ चीजें मैंने और ऐड की है, आपके कोई कुछ भी नहीं छूटे। राजस्थान में जनपद काल का कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा कथन सत्य नहीं पूछ रहा है कि यूनानी शासक मिनांडर ने माध्यमिका पर अधिकार राज्य स्थापित किया था। यह बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जब मिनांडर जब पश्चिमी उत्तर भारत में आता है तो माध्यमिका किसकी राजधानी थी? मैंने आपको कल बताया था, आप दिमाग में रखना और याद जरूर करना कि माध्यमिका किस जनपद की राजधानी थी। तो माध्यमिका पर क्या करता है? मिनांडर अधिकार करता है और अपना राज्य स्थापित करता है। बिल्कुल सही कथन है। नालियासर से यूनानी सिक्के मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है। यूनानी सिक्के मिले हैं, इसका मतलब हो गया कि राजस्थान में यूनानी शासकों का अधिकार रहा। तो सिक्के प्राप्त होने का मतलब तो यही है, क्योंकि उनका अधिकार, जिस राजा का अधिकार होगा उनके ही तो सिक्के हमें मिलेंगे, मेन चीज तो यही है। तो नालियासर से यूनानी सिक्के मिले हैं, बिल्कुल सही कथन है। नालियासर से 105 कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये प्रश्न भी मैंने सभ्यता वाले टॉपिक में करवाया था कि नालियासर की विशेषता है कि वहां पर 105 कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई। ये भी कथन बिल्कुल सही है। रंगमहल से कनिष्क प्रथम द्वितीय की मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये भी कथन सही, ठीक है। रंगमहल से मैंने ये भी प्रश्न मैंने करवा दिया है। अगर आपने अच्छी तरह से वो पिछले वाली कला से देखी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो आपको याद नहीं है। अगर कला से नहीं देखी है वो अलग बात है, पर जिस विद्यार्थी ने कंटिन्यू आज प्रथम क्लास से जो आज तक क्लास में जुड़ा हुआ है वो विद्यार्थी राजस्थान इतिहास एक अलग लेवल का करके जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो रंगमहल से प्राप्त हुई है। सुरसेन जनपद से इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई, इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई है और सत्य नहीं पूछ रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है। इंडो ग्रीक मुद्राएं हमें प्राप्त होती है एक तो बेराट से, याद रखना, बेराट से याद होती है, और एक होती है पहाड़ से, एक होती है पहाड़ से, एक होती है बेराट से। बेराट से मैंने आपको बताया था कि कुल कपड़े में बंधी हुई कितनी मुद्राएं प्राप्त होती है? 36 होती है, जिनमें से 28 क्या है? इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक है। और 28 में से 16 किसकी मुद्राएं मिलती हैं? वो मिनांडर की 16 मुद्राएं मिलती है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी। सुरसेन से कोई प्राप्ति नहीं होती है। 8 से 6 मुद्रा मिलती है, 8 से कितनी मुद्रा मिलती है? 6 मुद्राएं मिलती है, जिसमें लिखा गया है अपोलो को दर्शाया गया है। यूनानी शासक अपोलो को, यूनानी देवता अपोलो को मुद्राओं पर दर्शाया गया है। तो 6 मुद्राएं आहड़ से इंडो ग्रीक शासक की मिली है और बेरहाट से इंडो ग्रीक 28 मिली है, जिसमें से 16 किसकी है? मिनांडर की है। तो आप इतना आप पढ़ लोगे ना, इतना कंसेप्ट बेस्ड पढ़ लोगे ना, फिर कहीं कोई आपके दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे क्या पूछ रहा है? ऐसे क्या नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न, अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न मैंने करवाया था। नोहे भरतपुर से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा मैंने करवाया था कि जहाक बाबा की प्रतिमा मैंने करवाई थी, और ये कितनी फीट ऊंची थी?
ये 7 फीट ऊंची थी। ये प्रश्न मैंने करवाया था, नोहे भरतपुर से प्राप्त हुई है। और जनपद युगीन के रूप में हम प्रश्न ये बनता है कि नोवे से प्राप्त जो यक्ष की प्रतिमा थी वो किस कालीन पूछा है, किस कालीन मानी जाती है, तो वो मौर्य कालीन मानी जाती है। और आप याद रखना प्रथम, प्रथम, ठीक है, याद रखना आप। ये चीजें फर्स्ट ग्रेड में आएगी जब मैं प्रश्न हल करूंगा ना भारतीय इतिहास की बेहद शानदार, वो मैं सीरीज चलाऊंगा, विश्व इतिहास एक बार पूरा हो जाए। मौर्य काल में क्या होती है, यक्ष की प्रतिमाएं बहुत प्राप्त होती है, यक्ष की प्रतिमा बहुत प्राप्त होती है। त्रिमुख यक्ष, त्रिमुख की होती है, चार चामड़ी, चामड़ी की प्रतिमा प्राप्त होती है। और भी बहुत सारी मुद्राएं, मिट्टी की मुद्राएं प्राप्त होती है, यक्ष की मुद्राएं। तो मौर्य कालीन ये चीज हमें यहाँ से मिलती है। तो आप दिमाग में एक चीज यहाँ से रखना कि 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा, जिसे जहाक बाबा की प्रतिमा भी कहते हैं, कहाँ से प्राप्त होती है, भरतपुर से प्राप्त होती है। और किस कालीन है, मौर्य कालीन है। इसका मतलब हमारे मौर्यों का प्रभाव भी राजस्थान में रहा है, मौर्यों का प्रभाव राजस्थान में रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा है, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख बेराहट से ब्राब्रू शिलालेख, अशोक का सबसे अच्छा शिलालेख, जिसे माना जाता है कि अशोक वास्तव में ही बुद्ध धर्म में समाहित था। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, परंतु हमारे ये प्रश्न इतना ही पूछ रहा है कि जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, जहाक बाबा इसको कहते हैं, ये किस कालीन है, तो मौर्य कालीन है। और कहां से प्राप्त होती है, नोहे भरतपुर से प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणी राजस्थान के क्षत्रप वंश के रुद्रदामा द्वितीय को पराजित कर अपने राज्य में मिलाया, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है ना, देखो समुद्रगुप्त जब शासक बनता है तो अपनी विजय अभियान जारी करता है। और विजय अभियान में जारी करता है जैसे उसके काल में गणराज्य, गणराज्य थे लगभग 9, और प्रत्यंत राज्य थे, प्रत्यंत मतलब प्रांतीय राज्य थे 5। ठीक है, अब इन 9 गणराज्यों में हमारा राजस्थान का मालवा भी आता है, अर्जुनायन भी आता है, योध्य भी आता है। तो इनके प्रति भी समुद्रगुप्त ने विजय अभियान चलाया था। और इसी विजय अभियान के कारण जिनका रुद्रदामन द्वितीय था ना, रुद्रदामन द्वितीय, ये एक क्षत्रप वंश का था और राजस्थान के दक्षिणी भाग में इसका हिस्सा शामिल था। तो समुद्रगुप्त ने इसको भी हराया है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। ठीक है, अब ये प्रश्न ये है तो हमें स्पष्ट, तो आप थोड़ा दिमाग खुद लगाओ कि समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। सॉरी, प्रयाग परिस्थिति, या तो प्रयाग परिस्थिति कह सकते हो या फिर इलाहाबाद परिस्थिति। ठीक है, इलाहाबाद परिस्थिति ये भी आप इसको कह सकते हो, प्रयाग परिस्थिति भी आप इसको कह सकते हो। प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, दक्षिणावर्त की विजय, आर्यों की विजय, विदेशी शासकों के प्रति विजय, प्रत्यंत राज्यों की विजय, गणराज्यों को विजय, कंप्लीट प्रयाग परिस्थिति में हर चीज देगी। ठीक है, तो यही प्रश्न हमें राजस्थान से बनता है कि हराने का उल्लेख हमें किस में मिलता है, तो वो प्रयाग परिस्थिति में मिलता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। ये देखो बेहद शानदार प्रश्न है राजस्थान के दृष्टिकोण से। और राजस्थान का गुप्त काल में, राजस्थान गुप्त कालीन शासकों के अधीन होने का सबसे बड़ा प्रमाण कोई है तो वो बयाना की निधि है। बयाना की निधि कह सकते हो या कह सकते हैं कि बयाना का खजाना, बयाना का खजाना। बयाना के नगला छल, ये स्थान आप जरूर रखना। मैंने पिछली कक्षाओं में भी ये चीज बताई थी कि नगला छल स्थान बहुत महत्वपूर्ण है गुप्त काल की जानकारी देने के लिए। और गुप्त काल का सबसे बड़ा मुद्रा भंडार यहाँ प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा भारत में कई मुद्रा भंडार गुप्त काल का प्राप्त होता है, तो वो यहाँ नगला छल बयाना भरतपुर से प्राप्त होता है। और लगभग 3005 मुद्राएं प्राप्त होती है।
कुल लगभग 3005 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती है। और प्रश्न कह रहा है कि गुप्तकालीन मुद्राओं में सर्वाधिक किस शासक की मुद्राएं थी। सर्वाधिक पूछ रहा है तो आपको दिमाग में रखना है कि सर्वाधिक गुप्त मुद्राएं किसकी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, इसकी प्रथम, और कुमार गुप्त की इसके बाद में सेकंड। ठीक है, तो बयाना की निधि का संबंध किस काल से है, गुप्त काल से है, इतना आपको दिमाग में रखना है। और ये वो स्थान कौन सा है, ये मुझे लगता है कि सबसे उपयोगी चीज है और सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है कि नगलाछल का संबंध किससे है, गुप्त काल से है, गुप्त काल की मुद्रा निधि से है, मुद्रा भंडार से है। और यहाँ लगभग 3005 मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। और सर्वाधिक किसकी थी, याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन में नहीं हो तो सर्वाधिक किसकी हो जाएगी, कुमार गुप्त की हो जाएगी। ठीक है, बेहद मुझे लगता है कि ये स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये चीज नोट कर लेना, नगलाछल आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न मैंने और ऐड किया है ताकि आपको पता रहे। राजस्थान की किस स्थान से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो गुप्त काल सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मैंने आपको बता दिया, बयाना वाला। बयाना का कौन सा स्थान, नगलाछल। कौन सा स्थान, नगलाछल, मैंने स्थान आपको बता दिया है। मोराली, सांबर, ये कहाँ है, ये जयपुर है, यहाँ से भी मिला है। ठीक है, सुखपुरा, रेड, ये कहाँ से मिलते हैं, टोंक से मिलते हैं। एहड़ा, एहड़ा कहाँ है, अजमेर में है। रंगमहल कहाँ है, गंगानगर में है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए, तो नहीं होने वाला स्थान कौन सा है, रंगमहल है। आप ध्यान में रखना कि ऐसे प्रश्न बेहद शानदार प्रश्न है और स्तर इसका बेस्ट स्तर है। ठीक है, तो मुराली और सांबार कहाँ के हैं, जयपुर के, हमें यहाँ से भी गुप्तकालीन मुद्रा प्राप्त हुई है। सुखपुरा और रेड, टोंक, यहाँ से भी गुप्तकालीन मुद्रा प्राप्त हुई है। और बयाना, नगलाछल से तो सबसे बड़ा भंडार मिला है मुद्राओं का। तो गुप्त काल राजस्थान के ऊपर बहुत हावी, बहुत स्थापित था, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये भी प्रश्न वैसे परीक्षाओं में ये प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैंने आपके दिमाग में रहे, इसलिए मैंने ये चीज ऐड की। विराटनगर, मैंने आपको कल कहा था कि महाभारत कालीन मत्स्य जन का, मत्स्य का महाभारत कालीन एक शासक नाम था, उसका शासक का नाम क्या था, वो उसका नाम था विराट। विराट ने विराटनगर की स्थापना की और मत्स्य जन की राजधानी बनाया था, ये मैंने कल की क्लास में बताया था। विराट के बौद्ध विहारों और अन्य बौद्ध धर्म संबंधित स्थानों का विनाश करने वाला हुण आक्रमणकारी कौन था। तो हुण आक्रमणकारी का उल्लेख हवेनसांग भी करता है। हवेनसांग भी कहता है कि मिहिर कुल, उसका नाम क्या था, मिहिर। तोरमान नहीं था, तोरमान तो इसका पिता था, तोरमान ने आक्रमण विराट में नहीं किया था, मिहिर कुल ने विराट पे आक्रमण किया और यहाँ के बौद्ध विहारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया था। और इसका उल्लेख हमें हवेनसांग भी करता है। ठीक है, ये आप जरूर दिमाग रखना, मिहिर कुल। एक और प्रश्न देख लो, राजस्थान और मालवा के हुणों को 532 ईस्वी में पराजित करने वाला शासक कौन था। तो मालवा का शासक कौन था, ये प्रश्न पूछा है कि मालवा का वह शासक जिसने 532 ईस्वी में हुणों को पराजित किया था, तो वो था मालवा का यशोवर्मन। मालवा का यशोवर्मन था जिसने राजस्थान से और मालवा से हुणों को पराजित किया था और वहां पर अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास और कंप्लीट मैंने राजस्थान का जनपद युग एक भी मैंने प्रश्न आपको नहीं छोड़ा है। जो बनने लायक प्रश्न थे, जो संभावित प्रश्न है, नए प्रश्न है, हर तरीके से मैंने आपको ये टॉपिक 4 क्लास के अंदर करवाया है। ठीक है, अब यही प्रश्न अगर आप यही टॉपिक किसी कोचिंग में जाओगे, आप 5-10 हज़ार रुपये देके कोचिंग करोगे, तो वहां आपको ये चीज नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो मिल रहा है ना, उसका आप बेस्ट यूज करो,
कैसे भी पढ़ रहे हो, नोट्स बना के पढ़ रहे हो, सिर्फ क्लास से पढ़ रहे हो या पीडीएफ से पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर है। परंतु मैंने कंप्लीट करवा दिया है, चाहे आप राजस्थान पुलिस से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना आप, यहाँ से पर्सन अगर कोई नया बना तो बाहर नहीं जाएगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों में से में जो सार रूप में प्रश्न बने थे मैंने सभी हल करवा दिए हैं। और अगला टॉपिक क्या रहेगा उसकी मैं टेलीग्राम पे सूचना दे दूंगा। तब तक आप मस्त पढ़ते रहो अच्छे से, और साथ में नोट्स भी बना लो, और साथ साथ में टॉपिक वाइज रिवीजन भी करते रहो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।